वेलकम टू माय चैनल ओसियन जीएस एकेडमी। आज मैं पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में तथा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जिसको रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है तथा आर्टिकल हमारा है 12 से 35 तथा ये प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसके स्रोत की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, अगर हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। इसका मतलब वो हुआ कि व्यक्ति के वो भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए वो मौलिक अधिकार जरूरी होते हैं तथा जिन्हें संविधान में उनको विशेष संरक्षण दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकार के प्रकार। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले 7 हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब 6 बचे हुए हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो 19A के F में था, उसको हटाकर 300A में कर दिया गया भाग 12 में। पहले भाग 3 में था, फिर भाग 12 में उसको संविधान संशोधन के माध्यम से उसको भाग 12 में किया गया। अगर 6 मूल अधिकारों को बात करें तो पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 आता है, जिसमें समानता की बात करी गई है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। फिर तीसरा आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। पांचवा आता है हमारा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। और छठवें संविधान की बात करें, मूल अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके माध्यम से 19A-F में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जिसको हटा दिया गया तथा अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 के आर्टिकल 300A में उसको रखा गया है, संपत्ति का अधिकार। तो अब आगे देखते हैं। मूल अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 12 में भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो भी संस्था या व्यक्ति आता है उसके बारे में बताया गया है। अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्य में कौन कौन आता है, कौन कौन शामिल है, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो अगर बात करें तो राज्य का मतलब होता है संघ की संसद और सरकार, मतलब केंद्र सरकार और संसद। दूसरा है प्रांत का विधानमंडल और सरकार, मतलब विभिन्न राज्यों के विधानमंडल और उनकी सरकार। तथा स्थानीय प्राधिकारी तथा संस्थाएं, मतलब पंचायती राज में जो भी संस्थाएं हैं, नगर पालिका जो भी वहाँ की संस्थाएं हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। तथा अगर एक हम सिंपल शब्द में बात करें तो सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई व्यक्ति या संस्था, मतलब अगर सरकार की शक्ति का कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति हो या संस्था हो तो वो राज्य मानी जाएगी। और हमारा फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। तो हमारा आर्टिकल 12 हो गया राज्य की परिभाषा। सिंपल सी बात याद रखिए कि सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई व्यक्ति या संस्था राज्य कहलाती है, वो चाहे संघ की संसद हो, सरकार हो, तथा चाहे प्रांतों में विधानमंडल हो और वहाँ के सीएम हो, तथा वो चाहे स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज हो या नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कहा गया है, अगर संविधान लागू होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है
उल्लंघन की सीमा तक शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पूर्व कोई भी विधि है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वो विधि अमान्य होगी। मतलब जिस हद तक, जैसे कि उस विधि में 3-4 क्लॉजेस दिए गए हैं, अगर वो 1-2 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो 1-2 जो है वो शून्य माना जाएगा, बाकी वो रहेगा। तो आर्टिकल 13 कहता है, 13A कहता है, संविधान लागू होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक विधि, कोई भी विधि हो, नियम हो, लॉ हो, जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करती है वह उस सीमा तक शून्य होगी। और इसी आर्टिकल 13A के अंतर्गत आच्छादन का सिद्धांत निकल कर आता है। तो हम आगे देखेंगे आच्छादन के सिद्धांत होता क्या है। तो आगे देखते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत में कहा गया है कि संविधान पूर्व कोई भी विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक शून्य है। विधि का वह भाग, मतलब पूरा विधि या पूरा नियम अवैध नहीं होगा जिस सीमा तक वह विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है उसको हम हटा देते हैं या अप्रभावी हो जाता है। तो जिस विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट जो भी विधि है वो रद्द नहीं किया जाएगा तथा वो अप्रभावी होगा। इसका मतलब वो प्रभाव में नहीं रहेगा, अप्रभावी हो जाएगा। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि जो आज फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, मे बी कल 20 साल बाद वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना कर रहा हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 साल पहले जो चीज़ें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती थी अब वर्तमान में अभी नहीं कर रही हो, तो वो नियम क्या होता है, वो नियम फिर से प्रभावी हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है कि अगर भविष्य में वह फंडामेंटल राइट के विरोधी ना होने पर पुनः वो प्रभावी किया जा सकता है या प्रभावी हो जाएगा। हम आर्टिकल 13A की बात चल रही थी, अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 एक पहले पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13(2) में कहा गया है राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करता हो। मतलब क्या हुआ कि मौलिक सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, और अगर उस करती भी है तो उस सीमा तक वह विधि अवैध होगी, उस सीमा तक वह विधि अवैध होगी। तो हम आर्टिकल अब आगे देखेंगे, आर्टिकल 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हम एक एक करके एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे 14 से लेकर 18 तक जो समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब मूल अधिकार के अंतर्गत हमने बताया था 6 मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है। तो हम देखते हैं 18, 14, 15, 16, 17 एवं 18। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहें तो ये इसमें कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि इसमें विशेषाधिकार का ना होना। ये जनरली क्वेश्चन आता ही है, इस बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, विशेषाधिकारों का ना होना, तथा ये ये ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, तथा ये नकारात्मक है। नकारात्मक ये मनोवैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत आता है जिसमें ना का प्रयोग होता है। विधि के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा, जिसमें ना का प्रयोग होता है उसको नकारात्मक बोलते हैं। तो ये नकारात्मक है और ये ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। अगर मैं बात करूँ विधियों के समान संरक्षण से, तो पहली बात तो ये यूएसए से लिया गया है और ये सकारात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समक्ष अलग की चुनौतियां होती हैं और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समक्ष अलग सी चुनौतियां होती हैं। तो दोनों को हम समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के बीच समानता का अधिकार ला सकते हैं तथा मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के बीच समानता का अधिकार ला सकते हैं। इसका मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, ये विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है। ये आनुपातिक समानता को बताता है तथा ये यूएसए से लिया गया। आगे देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 के बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15A में कहा गया है, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य अगर कोई भी विधि बनाता है तो वो नागरिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि उनका जन्म स्थान कहीं और है, उनका धर्म कुछ और है, उनका मूल वंश कुछ और है, या वो किस जाति के हैं, वो महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, या उनका जन्म स्थान कहीं और है। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15(1) में कहा गया है। 15(2) में क्या आ गया? सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, कुआं हो गया, तो इन सब जगह पे किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15(2) में बताया गया है। 15(3) में कहा गया है, स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। स्त्रियों तथा बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो जैसे कि राज्य है, राज्य में जैसे यूपी है, यूपी में स्त्रियों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए राज्य कुछ प्रावधान लाती है, जो कि पुरुषों का साक्षरता दर अच्छा है तो वो चाहती है कि महिलाओं के साक्षरता दर में वृद्धि हो, जो कि 57% समथिंग है, और वहीं पुरुषों की बात करें तो 77 पॉइंट समथिंग है। तो राज्य सरकार चाहती है कि हम स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाएं, तो राज्य ये अधिकार है कि वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो स्त्रियों के लिए अलग प्रावधान कर सकती है। और उसी तरह बच्चों को टीकाकरण के लिए वो अलग से प्रावधान कर सकती है, बच्चों के पोषण स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधान कर सकती है, बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। ये भेदभाव नहीं माना जाता है। मतलब स्त्रियों और बच्चों के लिए अगर उनके विकास, उनके किसी विशेष प्रावधान के लिए उनके लिए कोई विधि बनाया जाता है तो ये विभेदीकरण में नहीं आता, मतलब असमानता के अंतर्गत इसको नहीं लाते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, क्योंकि बाकी नागरिकों की अपेक्षा ये इनका शोषण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, तो इसके लिए इनको आगे लाने के लिए, समाज में आगे लाने के लिए ये इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है तथा इनके लिए एक अलग प्रावधान कर सकता है। ये इनको कुछ छूट दी जा सकती है, जैसे कि इनको शैक्षणिक नामांकन में आरक्षण। मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं SC ST को आरक्षण मिलता है ये शैक्षिक नामांकन में, तो ये 15(4) के अंतर्गत शैक्षिक नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 15(5) की बात करें तो ये राज्य का दायित्व है कि पिछड़े वर्गों के लिए वो प्रावधान कर सकती है। तो 15(5) में पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक नामांकन में आरक्षण का प्रावधान है। और आर्टिकल 15(6) जो कि 103 संशोधन के अंतर्गत इसको लाया था, EWS मतलब विशेष आर्थिक वर्ग के लिए ये प्रावधान है कि उनको शैक्षिक मतलब शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है, शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम 16। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत कहा गया है, इसमें राज्य में नौकरियों के लिए समानता की बात करी गई है। नियोजन मतलब होता है नौकरियां, तो राज्य के अधीन कोई भी नियोजन या नौकरी में अवसर की समानता होगी। ठीक है, क्या कहता है? राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। 16(2) में कहा गया है कि नियोजन में मतलब किसी भी नौकरी में राज्य, धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी धर्म हो सकता है, मूल वंश हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, तथा उसकी उत्पत्ति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अब देखते हैं कि इसके अपवाद कौन से। तो हम अपवाद की बात करें तो इसके 3 अपवाद हैं, जो 16(3) में दिया गया है कि राज्य निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। मतलब क्या है, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, वो राज्य की सरकार जो है वहाँ पे नियम बना सकती है कि इस राज्य के 75% नागरिकों को ये नौकरी आरक्षित करी जाती है। मतलब 75% इस राज्य के होंगे तथा 25% बाकी राज्य के होंगे। ऐसे राज्य शर्त बना सकती है या प्रावधान कर सकती है। अगर 16(4) की बात करें तो ये नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकती है। मतलब ये है कि जैसे कोई पिछड़ा वर्ग है, ये क्या कर सकती है, पिछड़ा वर्ग। अब इसमें हमें समझना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग किसको कहेंगे। पिछड़ा वर्ग का आधार क्या हो सकता है, पहली तो जाति हो सकती है, ठीक है, दूसरा गरीबी हो सकती है तथा तीसरा है लैंगिक। ये पिछड़े वर्ग के आयाम है या आधार है। तो क्या है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान बना सकती है। मतलब आरक्षण का प्रावधान, जैसे कि ओबीसी को 27% आरक्षण है, वैसे ही ये राज्य आरक्षण दे सकती है। 16(4) में बताया गया है। 16(5) की बात करें तो धार्मिक संस्थान से संबंधित पद पर, जैसे कि कोई धार्मिक संस्था है, उस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो सरकार क्या करती है, उस धर्म से संबंधित व्यक्ति को ही उस पद पर नियुक्त करेगी। अगर ऐसा नहीं करती, जैसे कि मुस्लिम है या हिंदू है, मंदिर में अगर किसी मौलवी की नियुक्ति हो जाती है तो इसमें राज्य में अराजकता फैल सकती है। या किसी मस्जिद में किसी हिंदू व्यक्ति को उस पद को दिया जाएगा तो मुस्लिम नागरिकों में अराजकता फैल सकती है। इसीलिए ये अपवाद है कि राज्य धर्म के आधार पर उस व्यक्ति को आरक्षण दे सकती है। छठवां है 16(6) क्या कहता है कि EWS मतलब विशेष आर्थिक व्यक्ति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ये हमारा आर्टिकल 103 संविधान संशोधन के अंतर्गत 2019 के अंतर्गत ये लाया गया है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पष्टता का अंत। अगर मैं बात करूँ अस्पष्टता की, तो ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसको संसद ने परिभाषित किया है। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत 1976 में नागरिक संरक्षण अधिनियम आया था, जिसमें अस्पष्टता का अर्थ बताया गया है, परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति या SC के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करना अस्पष्टता के अंतर्गत आता है। इसके तहत कानूनी दंड बनाए गए हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने या 200 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, और अगर आप दूसरी बार करते हैं तो शायद 500 या 1 साल का है दंड। ऐसे करके इसमें प्रावधान बताया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमारा कहता है राज्य उपाधि नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा कि राज्य की तरफ से किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। एक अपवाद है शैक्षिक उपाधियाँ दी जा सकती हैं, और वो है सैनिक उपाधियाँ भी दी जा सकती हैं। अगर मैं उपाधियों की बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि उपाधियाँ निषेध नहीं है, लेकिन
राज्य नहीं दे सकता बल्कि समाज देता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता उपाधि है, ये हमारे राज्य ने नहीं दी बल्कि समाज ने दिया है। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि उनको किसी राज्य ने नहीं दी है बल्कि इसको उनको समाज ने दी है। तो ये इसमें कहा गया है कि उपाधियां निषेध नहीं है बल्कि वो राज्य न देकर एक समाज देता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल